हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि हम लोग जो अभी नियमित रूप से जो जीएस की क्लासेस ले रहे थे, उन जीएस की क्लासेस के दौरान हम लोग किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे थे कि किसी भी एग्जाम में आने वाली जीएस में आप उन क्लासेस से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो नॉलेज आप गेन करेंगे, वो किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकती है। लेकिन आज हम अपनी टारगेट क्लासेस शुरू कर रहे हैं। टारगेट क्लासेस का मतलब है हम जो लेखपाल भर्ती जो आई हुई है, लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है, उनको टारगेट करते हुए हम अपनी क्लासेस लिया करेंगे। उसमें सबसे पहले अगर हम अपने लेखपाल भर्ती की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि आखिर लेखपाल भर्ती का सिलेबस है क्या, उसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पोर्शन को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से और सबसे पहले उसी पोर्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दे रखा था वो सिलेबस में ये आपके सामने है। इस सिलेबस में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से और किस किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात यहां पर आती है, लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। देखिए, केवल एक ही पेपर होना है। दूसरी बात है कि इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और इसकी समय अवधि कितनी होगी? 2 घंटे की समय अवधि होगी। मतलब 2 घंटे आपको क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये 100 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 120 मिनट्स हैं। यानी कि टाइम तो सफिशिएंट है, लेकिन टाइम तभी सफिशिएंट है जब आपको नॉलेज अच्छी है, जब आपकी जीएस अच्छी है, जब आपकी हिंदी अच्छी है, जब आपकी यूपीजी के अच्छी है, तभी वो समय जो है आपके लिए पर्याप्त है। और अगर आपको चीजें आती ही ना हो, फिर आपको चाहे कितना भी समय दे दिया जाए वो तो व्यर्थ है। लेकिन हम अपने इस समय को सार्थक बना सकते हैं। हम इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर पूरी डिटेल में चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे लिखा है इसमें, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है। अब देखिए, यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि जब भी मैं अपनी क्लासेस लेता हूं, उन क्लासेस में मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हमसे क्वेश्चन में हमने तुक्का लगाया या हमसे कोई गलती हो गई, तो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, 1 नंबर तो वो गया। दूसरी बात यह है कि हमने गलती की है, उसका भी पनिशमेंट है। कितना? 0.25 नंबर हमारी तरफ से चले जाएंगे। यानी कि कहें, एक क्वेश्चन गलत होने पर कुल 1.25 मार्क्स हमारे कम हो जाएंगे। इसीलिए हम जो भी चैप्टर पढ़ें, जो भी चीजें पढ़ें, इतनी सटीक पढ़ें कि वहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। करने की तो बात अलग है, क्वेश्चन गलत ना होने पाए। करें और सही हो तो हम फायदे में हैं, और करें और गलत हो जाए तो फिर तो हम बहुत ही नुकसान में हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का गया और 0.25 हमारी गलती का गया। ठीक, तो इसका मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। आगे देखेंगे। अब हम इसका सिलेबस जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। देखिए, पहली बात है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि हम कहें, सीधी सीधी बात कहें, हम मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल कितने हैं? 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। आगे है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इससे भी 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 नंबर हैं। आगे है भूगोल, ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चंस हैं। आगे है इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 क्वेश्चंस हैं। आगे है ग्राम्य समाज एवं विकास, इससे भी 5 क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का मतलब यह हुआ, जैसे इस समय पे अंतरराष्ट्रीय घटनाएं बहुत चल रही हैं। जैसे पहली बात तो ये वॉर चल रहा है, रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अभी पुतिन जी, रूस के राष्ट्रपति भारत आए। ये सब अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं। और जैसे लगातार कुछ ज्योग्राफिकल घटनाएं, जैसे भूकंप आने की घटना, मिस्र में फटा ज्वालामुखी का घटना, तो इस प्रकार की ये सब क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। वो उससे भी हमारे 5 सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर मेनली हम कह दें कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। जो भी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो भी घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर करंट में न्यूज में है, वहां से हमारे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय है ये भी लगभग करंट अफेयर्स पर ही आधारित है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो वही चीजें, जैसे मान लीजिए कोई नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया, अब वो यहीं पर वही सैटेलाइट जो है एग्जामिनर के दिमाग में रहेगा और उसी से वो एक सवाल बना देगा। मान लीजिए कोई बायोटेक्नोलॉजी में कोई नई घटना घटित हुई, वहीं से आपका एक क्वेश्चन बना देगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई घटना घटित हुई तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहां से एक क्वेश्चन बना देगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी है, इस पर भी हमें करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, आगे देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहां देखिए अब हमारे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने लगी। जितने भी ये पोर्शंस थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां से 5-5 क्वेश्चंस हैं। अब ये संख्या इनकी कम नहीं है, हमें पढ़ना तो है ही, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर या हमारा यूपी ट्रिपल एससी जो कमीशन है वो जानता है कि बच्चों ने इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था बहुत पढ़ रखी है, यहां से तो हम कम क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि बच्चों ने पढ़ रखा है। लेकिन उसने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की संख्या कहां बढ़ाई है? हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 10 क्वेश्चंस पूछेगा वो। दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है मैथ। अब यहां पर देखिए मैथ में उसने ना तो परसेंटेज लिया, ना ही औसत लिया, ना ही उसने टाइम एंड वर्क लिया, ना ही एडवांस्ड मैथमेटिक्स लिया, लेकिन उसने एक ऐसा टॉपिक पूछ लिया जहां से वो पूरी मैथमेटिक्स पूछ सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि भाई एक सारणी आपको दे दी गई, अब उसमें वो किसी चीज का परसेंटेज भी पूछ सकता है आपसे, किसी चीज का औसत भी पूछ सकता है आपसे, किसी चीज का अनुपात भी आपसे पूछ सकता है। अब वो सारणी हो सकता है एक सर्किल के रूप में आपको दे दे, आपको सर्किल के रूप में इस तरह से परसेंटेज बनाकर आपको दे दे। ठीक, तो इस तरह से यानी कि उसने डेटा इंटरप्रिटेशन को इसलिए चुना है क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में पूरी मैथमेटिक्स पूछी जा सकती है। भाई ये किसी कोई डाटा, जैसे मान लीजिए 2001 का कोई डाटा है, 2005 का कोई एक डाटा है, वो वहीं पूछ लेगा 2001 का डाटा 2005 के डाटा से कितना प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है, इन दोनों डाटा का अनुपात क्या है, यानी कि परसेंटेज हो, अनुपात हो, औसत हो, वो सब कुछ इसी में पूछ लेगा आपसे। कई बार तो एंगल कैलकुलेट करने को भी पूछ लेता है, जैसे इस प्रकार से उसने कह दिया, अब यहां पर डेटा दे दिया कि ये इसकी वैल्यू है 100 और पूरे की वैल्यू जो है वो 300 है, अब ये क्षेत्र जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ऐसा भी पूछ लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहां पर आपकी नॉलेज को एक ही जगह पर पूरी नॉलेज आपकी जान लेगा वो। ठीक, तो यहां पर एडवांस्ड मैथमेटिक्स भी इसी में वो पूछने का प्रयास करेगा एंगल या कोण के माध्यम से। ठीक, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। कैसे? केवल क्वेश्चंस के माध्यम से। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जैसे यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चंस हैं तो मैं 10 क्लासेस ले लूं। मतलब कहने का यह हुआ एक क्लास एक नंबर, मतलब हम एक क्लास ले लें तो एक नंबर वहां से हमारा पक्का हो जाए। इस प्रकार से हम लोग क्लासेस को करते हुए चलेंगे। अब चूंकि हम एग्जाम की टारगेट तैयारी कर रहे हैं तो हम चीजों को इस प्रकार से लेकर चलेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में हमारे आ जाएं, अपीयर हो जाएं। हम चीजों को गहराई में जाके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चीजों को जल्दी से और त्वरित गति से पढ़ेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि आपने मैथमेटिक्स कुछ पढ़ रखी है, परसेंटेज आपको आता है, आपको औसत आता है, आपने मैथमेटिक्स एक बार पढ़ ली है, अब हम आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करा देंगे। 20, 25, 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए, उससे आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और 10 दिन में हम लोग 10 नंबर पक्के करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहां से 10 क्वेश्चन, यानी कि सीधे सीधे बात कहें कि 10 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए। अब देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से भी 10 क्वेश्चंस हैं, सामान्य हिंदी से भी 10 क्वेश्चंस हैं। आप लोग सामान्य हिंदी को भी बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने चैनल पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित ज्ञान, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो 20 क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश से पूछेगा। और दूसरा है 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से। और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही विषय है, लेकिन चूंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसने कंप्यूटर में इसको शामिल कर दिया और लिखा है साथ में
इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी और नवाचार ज्ञान, मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा उसमें 90% क्वेश्चंस वो करंट अफेयर्स से आपसे पूछेगा। वो बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, एक दो क्वेश्चन बेसिक से पूछ ले, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फोकस एग्जामिनर का रहता है वो उसका करंट अफेयर्स पर रहता है। जैसे आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा कहीं नहीं है, लेकिन एक शब्द कंप्यूटर देकर उसने कह दिया कि पूरा कंप्यूटर, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे कंप्यूटर का बेसिक्स हो, चाहे इस समय चलती हुई कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से घटनाएं हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई अधिनियम हो, वो भी वो पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समसामयिक घटनाओं को पूछूंगा। और क्वेश्चंस की संख्या कितनी है यहां पर? क्वेश्चंस की संख्या यहां पर है 15। अब आप जरा समझने का प्रयास कीजिए भाई। हम भी अगर हम आपको, आपने आपने अगर लेखपाल भर्ती के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने पीईटी का एग्जाम दिया होगा, और पीईटी का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसी आशा आपसे कर सकते हैं कि आपको थोड़ा बेसिक्स हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर, इस तरह का बेसिक्स आपका तैयार होगा, तभी आपने पीईटी में अच्छे मार्क्स करे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो हम लोग ऐसी चीजों को टारगेट करेंगे जो आप लोगों के नंबर को इंक्रीज करे, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि 20 ही क्लासेस में, 20 ही क्लासेस का मतलब क्या हुआ कि लगभग जितने समय तक अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक, उतने समय में ही हम पूरे अपने उत्तर प्रदेश की जानकारी को समाप्त कर दें। इसमें हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसे हम जीएस की क्लासेस में अपनाते हैं। पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को आपको कराने का प्रयास करेंगे, यानी कि 20 नंबर की बिल्कुल उत्तर प्रदेश नॉलेज आपकी बिल्कुल तैयार हो जानी चाहिए। दूसरा, ये सरल पोर्शन है, मतलब उत्तर प्रदेश से अगर हमने 20 क्वेश्चंस के लिए आपको उत्तर प्रदेश जीके पढ़ा दी, वहां से आउट होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक। दूसरी बात क्या है, यहां से डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 सवाल हैं, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई करंट अफेयर्स तो कुछ पूछेगा नहीं भाई। एक सारणी दे दी जाएगी, उसी में आपको मैथमेटिक्स का यूज करके आंसर करना है। मतलब यह है कि 20 क्वेश्चन यूपी और 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रेट, 30 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगली बात आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन है। सामान्य हिंदी का संबंध किसी करंट अफेयर्स से नहीं है, किसी गहरे ज्ञान से नहीं है, बस आपके नॉलेज से है। आपने कितना जनरल हिंदी पढ़ा है, आपने कितना सामान्य हिंदी पढ़ा है, यहां से 10 के 10 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 20 क्वेश्चंस यूपी के और 10 क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन के और 10 क्वेश्चंस हिंदी के, यानी कि हम लोग 40 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चंस हमारा गलत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, और बाकी ये जो ऊपर के छोटे छोटे पोर्शन हैं, ये आप लोग वैसे तैयार करके रखिए, लेकिन हम एक एक दो दो क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को हम क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसकी थ्योरी से हम लोग बचेंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का समय नहीं है, ठीक। इसका क्या है कि हम लोग जितना भी ये पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, इसको तो हम करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। डेटा इंटरप्रिटेशन की 10 क्लासेस लेंगे। यूपी की जीके पूरी डिटेल में आपको पढ़ाकर 20 दिन में हम लोग समाप्त कर देंगे। और फिर आया पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, इसको हम देखेंगे। और कंप्यूटर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं 15, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाएंगे। उसको हम लोग केवल क्वेश्चंस के माध्यम से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वर्तमान की, करंट में चल रही जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो थ्योरी है, वो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे यूपी से। इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी से यूपी जी के। यूपी
जीके। हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी जीके की सिनोप्सिस क्या है, यूपी जीके को हमें किस प्रकार से पढ़ना है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं यूपी जीके पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के पास यूपी जीके की बुक नहीं होगी या यूपी जीके से रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं हो। नहीं, आप लोगों के पास मटेरियल है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वहां पर बुक्स पढ़ने का तरीका ना होने के कारण, आपकी उस सब्जेक्ट की सिनोप्सिस ना होने के कारण आप लोगों को बुक पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैं तो ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं आपको यूपी जीके पढ़ना ही सिखा दूं। उससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया, अब आप खुद ही अपनी बुक खोलेंगे और आपका जो चीजें हैं वो पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए, जब भी आप यूपी जीके को पढ़ें तो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ें यूपी की भारत में स्थिति। तो यूपी का सामान्य परिचय, यूपी यूपी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब क्या हुआ? सामान्य परिचय का मतलब यह हुआ कि भारत में अगर यूपी है तो वो भारत के कितने राज्यों को टच करता है। मैं अभी पढ़ाऊंगा, आज ही क्लास में हम इस चीजों को पढ़ाएंगे। वो कितने राज्यों को टच करता है? क्या भारत का यूपी राज्य किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता है? क्या समुद्र के साथ सीमा तो नहीं बनाता है? क्या उसमें कितने जिले हैं और कितने मंडल हैं? हमारे यूपी के प्रमुख प्रतीक मतलब राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, और हमारे यूपी का नाम संयुक्त प्रांत किस समय था, इस समय क्या है, ये सब होता है सामान्य परिचय। इसे क्या कहते हैं? सामान्य परिचय। यूपी के कितने जिले, एनसीआर मतलब एनसीआर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें कितने जिले आते हैं, इन सब बातों को हम लोग पढ़ते हैं। यूपी का सामान्य परिचय, ये सामान्य जानकारी है यूपी के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है? अब हम यूपी का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरी बात हम पढ़ेंगे यूपी का भूगोल। भूगोल में उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के रूप में कैसे पढ़ते हैं हम लोग? जब हम यूपी को देखेंगे, यूपी का अक्षांश देशांतर विस्तार क्या है, यूपी की लंबाई चौड़ाई क्या है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है या कितने नंबर का राज्य है, ये सब बातें क्या होती हैं, ये भूगोल का विषय है। दूसरी बात क्या आती है? दूसरा आता है अगर भारत यूपी में कुछ नदियां बहती हैं, भाई यूपी में बहुत सी नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, प्रयागराज, ये सारी चीजें कहां पर हैं? यूपी में। तो यूपी में जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, वो चीजें हम पढ़ेंगे। क्या चल रहा है? भूगोल चल रहा है। अब यूपी में जो मृदा है वो किस प्रकार की है, क्योंकि यूपी में अगर हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हो सकता है। तो हम यहां पर क्या जानेंगे? मृदा और यहां की कृषि के बारे में जानेंगे। यूपी में अगर कोई संसाधन पाए जाते हैं, चाहे ऊर्जा संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो, तो हम लोग यूपी के संसाधनों को जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मैं ये बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोग बुक पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि बुक में हमें पढ़ना क्या है। तो आपको पता लगा कि हमें यूपी का सामान्य परिचय पढ़ना है, हमें यह देखना है कि यूपी के चारों तरफ कितने राज्यों को टच करता है, हमें यह पढ़ना है कि यूपी की नदियां कैसी हैं, हमें यह पढ़ना है कि यूपी में कितने जिले हैं, यूपी की कृषि कैसी है, संसाधन कैसे हैं, यूपी के उद्योग धंधे कैसे हैं। यूपी के क्या चीज? उद्योग धंधे। भाई याद रखिए कि यूपी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अब वो अच्छे खासे हैं तो हर पोर्शन से एक एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। यूपी का परिवहन कैसा है? यूपी की जनसांख्यिकी कैसी है? जनसांख्यिकी की मतलब हम कहेंगे जनगणना, कितने लोग हैं, कितना महिला अनुपात है और कितनी जनजातियां इसमें रहती हैं, वो सब कुछ हम लोग जनगणना के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यूपी में जो जनजातियां हैं, जनजातियों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम मुख्य तौर पर यह कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में जितना पोर्शन हम जैसे भारत का भूगोल पढ़ते हैं, जितनी चीजें उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उतनी सारी ही चीजें यूपी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम यूपी की पॉलिटी जानेंगे। दूसरा क्या जानेंगे? यूपी की पॉलिटी, राज व्यवस्था।
राज्य व्यवस्था में हम लोग जानेंगे कि भारत की विधान परिषद कैसा है, भारत की विधानसभा कैसी है, द्विसदनात्मक है, एक सदनात्मक है, उसमें कितने सदस्य हैं, और ये सब चीजें जो है, यूपी में न्यायालय प्रयागराज में है तो कैसी स्थिति है, कब गठित हुआ, वो सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, भारत का भारत इसकी यूपी की अर्थव्यवस्था। भाई जिस प्रकार से भारत का बजट जारी किया जाता है, इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य अपना अपना बजट जारी करता है, तो इसी अर्थव्यवस्था के दौरान ही हम लोग बजट को भी पढ़ेंगे। और बजट जो है, बजट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था हो गई, इसका इतिहास भी हम लोग पढ़ेंगे। यूपी का इतिहास, इतिहास का मतलब क्या हुआ, आपको अगर ध्यान हो, महाजनपद के कई सारे जो महाजनपद थे, महाजनपद काल में जो बहुत सारे महाजनपद थे वो यूपी में भी थे। भाई आलमगीरपुर एक क्षेत्र है जो यूपी में पड़ता है, जो हड़प्पा का साइट है। ठीक, इस प्रकार से यूपी की बहुत सारी चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने इतिहास में अवध पढ़ा होगा, वो यूपी का ही है। ठीक, तो वो क्या है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूपी की आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर। यूपी का आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे यूपी में बहुत से मेले आयोजित किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मेला महाकुंभ अभी आयोजित किया गया था 2025 में, जिसको महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां अस्थायी जिला घोषित किया गया था। 76वां अस्थायी जिले का मतलब कि जब मेला खत्म हो गया तो उस मेला क्षेत्र को जो जिला बनाया गया था वो जिला खत्म हो गया, इसलिए वो अस्थायी था। अब 76वां जिला बनाने की कोशिश चल रही है, कौन सा, कल्याण सिंह नगर के नाम से बनाने की कोशिश की जा रही है, जो अलीगढ़ के पास में, अलीगढ़ के कुछ क्षेत्रों को शामिल करके एक नया जिला बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुछ बातें हैं, आर्ट एंड कल्चर में बहुत से मेले, बहुत से त्योहार और बहुत से जो उत्सव मनाए जाते हैं, वो हम यूपी के उत्सवों को जानने का प्रयास करेंगे। यूपी में किस प्रकार का पर्यावरण है, इसके यूपी के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहां पर हम देखेंगे यूपी की जलवायु को भी हम लोग जानेंगे भूगोल में। ठीक, अब उसके बाद हम और आगे बढ़ जाएं तो यूपी के हम लोग कुछ संस्था, संगठन, संगठन, मुख्यालय, कुछ संस्थान, ठीक, इस प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम लोग समसामयिकी घटनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। समसामयिकी घटनाओं को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लोग स्वयं भी बुक के माध्यम से अगर पढ़ना चाहें तो इस प्रकार की सिनोप्सिस आपके पास होनी चाहिए। आप जैसे किसी दिन उठे, आपको आज जानना है कि मैं यूपी में क्या पढ़ूं, तो आप देख लीजिए कि आज मैं ऐसा करता हूं, यूपी का आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ता हूं। आज मैं ऐसा करता हूं, यूपी की मृदाओं के बारे में जानने का प्रयास करता हूं। आज मैं ऐसा करता हूं कि यूपी का परिवहन कैसा है वो जानता हूं। आज मैं यूपी की जनजातियों को जानने का प्रयास करता हूं। इस प्रकार से ये जो किसी भी राज्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका हर विषय से, हर एस्पेक्ट से हम लोग उस राज्य की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे जो सिनोप्सिस है ये मैंने आपको बनाने का प्रयास किया। अब आगे हम देखेंगे कि यूपी को जो हमें पढ़ना है वो किस प्रकार से पढ़ना है। हम आज देखेंगे यूपी का सामान्य परिचय। ठीक, हम देखेंगे यूपी का सामान्य परिचय। देखिए, ये यूपी का मैप है, ये यूपी का मैप है। अगर उत्तर प्रदेश में आप लोग देखें, अगर हम भारत के मैप में देखेंगे, ये यूपी है। ठीक, यूपी में मैंने आपको बताया था कि जब हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी
किन किन राज्यों को इसके साथ अपनी सीमा बनाता है, या कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता है। तो जरा देखिए, यह है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। यह है उत्तराखंड। दूसरा, यहां पर आप अगर देख पा रहे हो तो ये जो छोटा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा क्षेत्र लगा हुआ है, ये है हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ये जो इतना बड़ा सा आप क्षेत्र देख रहे हैं रेड कलर का, ये है हरियाणा। ठीक है। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये मैप आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो क्षेत्र आया, ये है राजस्थान। ठीक। और यहां से ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं पिंक कलर का, ये है मध्य प्रदेश। ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये जो यूपी का व्हाइट वाला क्षेत्र यूपी है, और इसके बाद ये जो आप पिंक कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये देखिए, इसको टच कर रहा है ये जो नीचे है, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इस साइड में, ये जो क्षेत्र है, ये है आपका झारखंड। ये क्या है? ये है झारखंड। ठीक। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है बिहार। तो इतने राज्य जो हैं वो यूपी को टच कर रहे हैं। अच्छा, ये राज्य कितने हुए जरा देखिए, उत्तराखंड 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो 8 राज्य, आपसे पूछा जाए कि यूपी भारत के कितने राज्यों के साथ अपने सीमा बनाता है, तो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। आप लोगों को ये राज्य सारे पता होने चाहिए। आप अगर मैपिंग के माध्यम से, अब देखिए, एक टीचर के पढ़ाने में और आपके पुस्तक पढ़ने में बस इतना ही फर्क होता है। अगर आप लोग ये क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो केवल आपको अपने नोटबुक में नोट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल ये मैप, आपके पास भी मैप होगा, उस मैप में दो एक बार आपको देख लेना है। देखिए, सबसे ऊपर आप देखेंगे उत्तराखंड को टच कर रहा है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है, उसके बाद हरियाणा को, उसके बाद नीचे आ जाए राजस्थान को, और नीचे आ जाए तो मध्य प्रदेश को, फिर छत्तीसगढ़ को, फिर झारखंड को, और फिर बिहार को। इस तरह से हमने क्या किया, अब मैं देखकर नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में माइंड मैप बना हुआ है। मुझे पता है कि पहले उत्तराखंड था, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर उसके बाद बिहार। इस प्रकार से मैं उंगलियों पर वहां पर गिन भी सकता हूं। तो 8 राज्य हैं जो यूपी के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक। अब यहां से किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि कितने राज्य बनाते हैं, तो 8 राज्य सीमा बनाते हैं यूपी के साथ। और दूसरी बात, इन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूपी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो आपको एक ऐसा राज्य दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 3 राज्य इसमें से दे दिए गए, एक महाराष्ट्र आपको दे दिया गया, तो भाई आपको पता होगा कि 8 राज्य हमें पता है, महाराष्ट्र सीमा नहीं बनाता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। अब जरा एक बात को और समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर आप देखिए, ये जो छोटा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये ये क्षेत्र है दिल्ली। ये क्षेत्र क्या है? ये है दिल्ली। देखो, जितना मैपिंग के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे, उतना ही चीजें करना आसान होंगी, पढ़ना आसान होंगी, आप चीजों को सही कर पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। देखो, दिल्ली है। अब दिल्ली क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो दिल्ली। ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब आप देखें, ये नेपाल है। अब यहां पर ये नेपाल की जो सीमा है,
ठीक है, ये नेपाल है। तो अब इसके अलावा चारों तरफ तो ये भारतीय राज्यों से घिरा है, लेकिन यहां पर ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। किस देश के साथ बना रहा है? नेपाल के साथ। तो यूपी एकमात्र देश नेपाल के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके साथ साझा करता है? नेपाल के साथ। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जितनी बातें अब तक मैंने आपको बता दी, क्या इसमें कोई भी बात आपके नोट्स बनाने के लिए है? बिल्कुल नहीं है, नोट्स बनाने नहीं चाहिए। बल्कि अगर आपके पास मैप ना हो, एक तो भारत का मैप और दूसरा यूपी का मैप, तो आप बस वो मैप खरीद लीजिए, अपना टांग लीजिए। आपको जैसे जैसे ध्यान आता है, सर ने कहा था कि भाई इसके चारों तरफ राज्य देखने हैं, आप उसमें देख लो। लिखने की क्या जरूरत है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई राज्य भूल जाते हैं, फिर से मैप देखो, अच्छा अच्छा ये झारखंड भी है, अच्छा ये छत्तीसगढ़ भी है, ये टच कर रहा है, अच्छा नेपाल को टच कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि एक बार मैप देखने के बाद आपको दोबारा उसको देखना पड़े। ठीक। और वैसे लगातार मैप अगर टंगा होता है, हमारी आंखों के सामने रहता है, वो चीजें हमें वैसे ही ऑब्वियसली याद रह जाती हैं। ठीक। तो इतनी चीजें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। अब मैं एक बात और आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। देखो, जैसे एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है, राष्ट्रीय राजधानी, हमारे देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो होता है वो राजधानी से भी बड़ा क्षेत्र होता है। कैसे? मतलब जैसे यूपी के 8 जिले वो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो क्षेत्र है, ये वाला है जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। ये है शामली। क्या है? शामली। दो हुए। ये है मेरठ। ये जो आ रहा है ये वाला, ये बागपत। ठीक है। ये जो है, ये है हापुड़। और ये जो है छोटा सा, ये जो दिख रहा है आपको, ये है गाजियाबाद। और ये जो आपको लंबा सा दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र लंबा सा जो है, ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और ये जो आपको बड़ा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये है बुंदेलखंड। ठीक है। ये क्या है? ये है बुंदेलखंड। अब ये जो 8 क्षेत्र हैं, 8 क्षेत्र नहीं बल्कि हम कहें 8 जिले हैं, ये 8 जिले यूपी के एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। ये 8 जिले एनसीआर के। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी के कितने जिले एनसीआर का भाग हैं, तो आप कहेंगे कि यूपी के 8 जिले एनसीआर का भाग हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से जिले यूपी, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर का भाग नहीं है, तो एक जिला आपको दे दिया जाएगा। जैसे ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये है सहारनपुर। सहारनपुर, उसमें एक ऑप्शन जोड़ दिया गया, तो वो सहारनपुर जो है वो अभी एनसीआर का भाग नहीं है। तो आपको ये 8 जिले पता होंगे, और वहां पर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये मैपिंग है। ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, कुछ जिले ऐसे हैं जो आगे एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित का मतलब है कि गवर्नमेंट का कहना है, यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे इन जिलों को भी एनसीआर में शामिल किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से जिले हैं? देखिए, एक तो ये सहारनपुर। सहारनपुर को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, ये जो है ये मथुरा है, मथुरा। और ये अलीगढ़ है। ठीक है। इन इन जिलों को शामिल करने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए आपसे यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर का भाग नहीं है, तो आपको मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर दे दिया जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये अभी भाग नहीं है, लेकिन बनाए जाने के लिए ये प्रस्तावित हैं, इनको एनसीआर में शामिल किया जा सकता है। ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे।
आगे बढ़ जाएं, कुछ और नई चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जरा आप ये देखिए, ये जो सहारनपुर जिला मैंने आपको बताया, ये सहारनपुर जिला है। आप एक बात और ध्यान रखिए, मैंने यहां पर ये वाला जिला आपको बताया था मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपके ऑप्शन में मुजफ्फरपुर दे दिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप सोचे हाँ सर ने बताया तो था मुजफ्फरपुर जैसा कोई नाम नहीं। मुजफ्फरनगर जो है ये यूपी का जिला है, लेकिन मुजफ्फरपुर भी एक जिला है, लेकिन वो बिहार का जिला है। आप जब क्वेश्चन करें तो ऑप्शन में देख लें कि मुजफ्फरनगर आया है या मुजफ्फरपुर आया है। मुजफ्फरपुर कहां का है? वो बिहार का है, और मुजफ्फरनगर यूपी का जिला है। ठीक है, तब आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर जैसे मान लो आपको मैं ये नहीं बताता और आपके माइंड में भी नहीं आता और वो वहां पूछ लेता, तो आप कहते सर मुजफ्फरपुर तो बताया था, और फिर मैं आपको बाद में बताता अरे बेटा वो मुजफ्फरपुर नहीं था, वो मुजफ्फरनगर था, तो आप कहते सर उसी समय बताना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें हमें समय पर देख लेनी चाहिए। तो ये जो सहारनपुर जिला है, देखो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ? एक तो उत्तराखंड के साथ, ठीक है, और ये ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश के साथ, और तीसरा हरियाणा के साथ। ठीक है, तो सहारनपुर जो जिला है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किस किस के साथ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ। इतनी बातें आप लोगों ने जानने का प्रयास किया। आगे एक और देखिए, ये जो नीचे है देखो, ये जो क्षेत्र है पिंक कलर का, ये मध्य प्रदेश है पूरा, और यहां पर ये जो पूरा लटका हुआ छोटा सा भाग है, ये जिला है ललितपुर। ये है ललितपुर। ललितपुर, ठीक है। अब ये जो ललितपुर है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो लगभग ये चारों तरफ से, लगभग ये चारों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला, यूपी का कौन सा जिला लगभग मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है चारों तरफ से, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है बस, जो कि झांसी को टच कर रहा है वो यूपी के साथ। ठीक है, तो ये ललितपुर जो है वो लगभग एमपी के बीच में। अब इसको जो है आप इमेज अपने माइंड में बना लीजिए कि ये एमपी में से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब जब क्वेश्चन आए तो वहां पर क्वेश्चन पढ़ के आप सोच लेना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपसे पूछा जाए कि लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान आ जाएगा सर ने बताया था कि ललितपुर है। ठीक है, कोई और स्टेटमेंट बना दिया जाए, इमेज आपके सामने है, किसी भी प्रकार का आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ललितपुर जिला एकमात्र जिला झांसी को टच करता है यूपी का। देखो ये ललितपुर जिला जो है, इसके ऊपर ये झांसी है। क्या है? झांसी। ठीक है, तो एकमात्र जिले को ये टच कर रहा है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला है जो केवल झांसी को टच करता है, तो ललितपुर जिला है जो केवल झांसी को टच कर रहा है। बाकी देखो झांसी जो है इन 3 जिलों को टच कर रहा है, ये वाला जिला होगा तो और जिलों को टच करेगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। यहां देखिए एक और विशेष स्थिति है यहां पर, ये जो है क्षेत्र, ये है सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। अब सोनभद्र जो है, आप ध्यान से देखें कि ये 4 राज्यों को टच कर रहा है, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। किस किस के साथ? ये है एमपी मध्य प्रदेश, ये है एमपी मध्य प्रदेश, ये जो है ये झारखंड है। ठीक है, और ये जो है इधर ये बिहार है, और यहां नीचे जो है ये छत्तीसगढ़ है। ये क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये जो सोनभद्र जिला है, ये सोनभद्र जिला एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 4 के साथ में। ठीक, इस प्रकार से। अब ये जो कोना सा निकला हुआ है, ये है बलिया, ये है बलिया। ठीक है, अब ये बलिया जो है देखो सबसे पूर्व में है ये। कैसे है? सबसे पूर्व में। हालांकि ये जो बात आ गई, अब ये बातें हम तब पढ़ेंगे जब हम यूपी का भूगोल पढ़ेंगे। जब यूपी के भूगोल में हम उसका भौगोलिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे, तब हम देखेंगे कि यूपी का अक्षांश क्या है, यूपी के देशांतर विस्तार क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका पूर्वोत्तम जिला, दक्षिणतम जिला। आप देखो दक्षिणतम जिला लगभग आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ललितपुर जो है ये थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा डिस्टेंस है यहां से, ये देखो
ठीक है, यहां पर ये सोनभद्र जो है ये ज्यादा करीब है, तो ये दक्षिणतम जिला कौन सा हो गया? सोनभद्र। सोनभद्र जो ये दक्षिणतम जिला है। पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? बलिया, सबसे पूर्व का जिला है बलिया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को चीजें अपने, अब ये चीजें नोट्स बनाने की नहीं है, ये चीजें मैपिंग के माध्यम से ही पढ़ने की हैं। इतनी बातें मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। ठीक, इसके बाद मैं कुछ और बातें आपको बताता हूं कि यूपी में मंडल कितने हैं? यूपी में 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 जिले हैं। ठीक है, अब लेकिन अभी जब 2025 में जब महाकुंभ आयोजित किया गया प्रयागराज में, तो जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र जो आयोजित किया गया था, उसको 76वां अस्थाई जिला, ठीक है, अस्थाई जिला बनाया गया था। अच्छा, अस्थाई जिला क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब वो मेला खत्म हो जाएगा उसके बाद वो जिला खत्म हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 76वां अस्थाई जिला किसको बनाया गया था? तो महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थाई जिला बनाया गया था, और बाद में मेला खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन अभी हाल ही में 76वां जिला स्थाई जिला बनेगा। किस नाम से बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है? 76वां जिला। कल्याण सिंह नगर के नाम से। ठीक है, कल्याण सिंह नगर के नाम से ये अलीगढ़ के पास में बनेगा। अब कितने जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, जब ये बन जाएगा उसी समय हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कितने जिले इसमें शामिल किए गए हैं, कितने जिलों से क्षेत्रों को लिया गया है, वो उस प्रकार से चीजों को हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन 76वां जिला कल्याण सिंह नगर नाम से प्रस्तावित है, इतनी बात आप लोग जान लें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे अगर हम देखें तो यूपी की कुछ विशेषताओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यूपी को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से। अब उसके बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने जानने का प्रयास किया कि यूपी को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। मतलब किस समय? अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, या हम कहें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, उस समय इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और उससे भी पूर्व की भी और बातें हैं, जैसे 1836 के समय में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन आप थोड़ा सा सुन लीजिए बस कि 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत भी इसे कहते थे। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग संयुक्त प्रांत तक पूछा जाएगा, उसके बाद में इसको उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। भारत के कुछ प्रतीकों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जैसे भारत का यूपी का राजकीय पशु, राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है हमारा यूपी का? बारहसिंगा। बारहसिंगा। आगा आगे राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी है सारस। इसी को क्रॉच भी कहा जाता है, क्रॉच। उसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक है,
अच्छा, जैसे राजकीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। अब इतनी छोटी छोटी चीजें, ये तो आपको वैसे भी पता कर लेनी चाहिए कि अगर यूपी का है तो भाई हमारे भारत का भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे हम कहें हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बनयान यानी कि बरगद का वृक्ष है। ठीक है, इतनी बातें हमें आपस में, जैसे मान लो आपसे ये पूछ ही लिया जाए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, भाई पूछने को कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, पूछ सकता है। अब आप कहें सर यूपी जी के पढ़ाया था, वो तो पढ़ाया नहीं था, तो ये कोई तर्कसंगत बात थोड़ी है। जीके में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद हम देखें, वृक्ष है, राजकीय। पुष्प क्या है? तो आपको पता होगा पलाश, या इसी को टेंसू भी कहा जाता है, टेंसू। ठीक है, या कहा क्या कहा जाता है? टेंसू। राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल है हॉकी। अब ये सब कहां का चल रहा है? यूपी का। ठीक है, अब इसका हमारा राजकीय प्रतीक क्या है यूपी का? राजकीय प्रतीक है भाई इस प्रकार से गोल सा एक सर्किल है, उसमें दो मछली बनी हुई हैं। भाई इस तरह से मछली बनी हुई है, ऐसी ऐसी एक मछली इधर है, और इसके बाद ये एक धनुष बाण बना हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से है, आप कहीं पर भी यूपी का एक देख सकते हैं, देखा होगा आपने कि एक सर्किल में दो मछली और एक तीर धनुष जो है हमारा क्या है? राजकीय प्रतीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते उस पर लिखा है, वो राष्ट्रीय प्रतीक है, ये राजकीय प्रतीक है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ चीजों को जानने का प्रयास किया था। अब इसके बाद कुछ और बातें आती हैं, जैसे भारत में जो जिले हैं, जो नगर हैं, उनको कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जैसे हमारे मेरठ को कैंची नगर या क्रांति नगर के नाम से। मैं आपको बहुत सारे ये इस प्रकार से लिखकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। कुछ चीजों को मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और वैसे ये और भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास जब हम कल अपनी क्लास लेंगे, आज हमने पढ़ा यूपी का सामान्य परिचय, कल हम पढ़ेंगे यूपी का भूगोल। तो हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति क्या है यूपी की। ठीक है, यूपी की भौगोलिक स्थिति में अक्षांश देशांतर कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसकी भारत में कितने नंबर का सबसे बड़ा राज्य है ये, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग लगभग 20 दिनों में अपने यूपी को समाप्त करके, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। और बीच में भी जैसे हमने 3-4 क्लासेस यूपी की ले ली, उसके बाद हम 1-2 क्लासेस डेटा इंटरप्रिटेशन की ले लेंगे। तो इस प्रकार से यूपी और डाटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग समाप्त करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे कंप्यूटर की तरफ बढ़ेंगे, या फिर पर्यावरण की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से 15 सवाल और जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा उसमें सिलेबस में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी बताते रहिए, और जिस प्रकार का भी सुझाव आप देना चाहते हैं, यानी कि कोई भी चेंज आप चाहते हैं क्लासेस में, वो उसका भी स्वागत है। धन्यवाद।